मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक उड़ती हुई बॉल के ऊपर बैठ के दूसरी उड़ती हुई बॉल को अगर देखें तो किस तरीके का मोशन यहाँ पर उसका आपको दिखने वाला है। मैथमेटिकली आज हम इसको समझने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक यहाँ समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो आपने पढ़ा है डेटा उसे मैथमेटिकल रूप दे करके आप यहाँ पर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने वीडियो अपलोड यहाँ पर कर रखे हैं, जाइए कंप्लीट करें और आइए, तो आपको एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पता होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने बॉल को प्रोजेक्ट करा, एक का एंगल जो है वो आपका θ1 है और एक का एंगल θ2 है, स्पीड u1 और u2। तो ये आपने यहाँ पर, आपको पता ही है, पैराबोलिक पाथ यहाँ पर फॉलो करके जाने वाले हैं। तो ये एक ऐसे जाने वाला है, ये एक ऐसे जाने वाला है। सिंपल करने के लिए आपने यहाँ पर इस पे दो पॉइंट्स यहाँ मार्क कर दें। अब आप समझते हैं कि एक x और एक यहाँ पर y है, तो इनके कुछ ना कुछ x वैल्यूज होंगी, x कोऑर्डिनेट होंगे, और ऐसा कुछ उसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये वाले का नाम रख देते हैं x2, पूरा मैथमेटिकल समझते हैं। और ये यहाँ पर आपने इसका नाम क्या रख दिया है, y2। उसी तरीके से यहाँ वाले का आपने नाम क्या रख दिया, ये वाला नाम रखा आपने यहाँ पर x1, और ऊपर वाले का नाम यहाँ पर आपने क्या रख दिया है सर, ये वाला हो गया है y1। वैसा ही कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, पहले से आप देख सकते हैं। तो ये वाला आपका पॉइंट था P और ये वाला पॉइंट था Q, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 और ये y2 होने, ये कोई प्लेन में दो पॉइंट है तो एक x भी होगा और एक ऐसा यहाँ पर y भी होगा, तो x2 y2, उसी तरीके से ये x1 y1। तो आप देखो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन करा और एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो एक परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर दिया। आपका ये वाली वैल्यू x1 है पहले वाले बॉल की, अगर ये x1 है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आपकी x2 है, तो ये बचा हुआ यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं x1 माइनस यहाँ पर x2, तो ये आ गया है x1 माइनस x2। तो ये हो गया आपका x1 में से क्या माइनस करना है, x2, तो ये कुछ ऐसा आया। उसी तरीके से ये वाला आपका y वाला कोऑर्डिनेट होगा तो y1 हो गया, ये वाला हो गया यहाँ पर आपका y2। सर ये y2 है तो ये भी y2 है, क्योंकि ये पैरेलल है तो बराबर ही होने वाले हैं। अब ये y1 था, ये y2 था, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y1 माइनस y2। तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर थोड़ा सही से लिख लेते हैं, आपको दिख जाए, ये हो गया है y1 माइनस y2। तो ये जो ट्राइंगल्स है यहाँ पर बन गया, मैंने सीधी लाइन खींची, ये यहाँ से खींचा, इसे बाहर निकाल लिया। तो आप देखो कि ये वाला पॉइंट था आपका P था, ये वाला पॉइंट आपका Q था, और ये वाला आपका y1 माइनस y2 है। देखो y1 में से y2 गया तो y1 माइनस y2, और ये वाला आपका x2 है, सॉरी x1 है और ये x2 है, तो ये वाला x1 माइनस x2। tan थीटा लगा दिया, tan थीटा लगाने पे आया y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको यहाँ पर y1 x1 y2 x2 निकालना आना चाहिए जो कि प्रोजेक्टाइल की थ्योरी में हम कंप्लीट करके हैं, आप जाके कंप्लीट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा तेजी से यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला अगर u2 है तो यहाँ से यहाँ तक इस वाले x वाले डिस्टेंस को चलने के लिए इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि x के अबाउट है। अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट का नाम यहाँ पर क्या होगा, ये u2 आया, तो सर ये आ जाएगा u2 cos एंगल के साथ θ2। हमने पढ़ा है कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, जिसपे ग्रेविटी का यहाँ पर कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि x2 कैन बी रिटन एज डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कैसे निकलता है तो सभी जानते हैं और सभी बना सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो u2 cos θ2 और टाइम सर कितना आ जाएगा, मान लो यहाँ t, यहाँ से यहाँ पहुंचने में x कोऑर्डिनेट मानते हैं हम यहाँ है, पर उसका x कोऑर्डिनेट में जो टाइम लग रहा है u2 cos θ2 इंटू टी। वैसे अगर आपको x1 बनाना होता तो बताइए सर x1 यहाँ पर क्या बनने वाला है। वैसे इस वाले का ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, u1 cos θ1 एंगल के साथ cos, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, u1 cos θ1 और इनटू टाइम। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ग्रेविटी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x में इसका किसी भी तरीके का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, हमने कंप्लीट कर रखा है सब। अब आप यहाँ पर y कंपोनेंट देख सकते हैं, मुझे बनाना है y2, ये वाला हिस्सा इतना वाला। अब y में उठाने का काम किसका है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना और ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ लेके आना। तो ये वाला जो कंपोनेंट था u2, इसका एंगल के साथ cos और एंगल के अपोजिट साइन, तो ये कितना आ जाएगा u2 साइन θ2। ये लाइन खींच देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको ना आए। तो u2 साइन θ2 इसे ऐसे ऊपर की तरफ उठाने का काम करेगा, बट ये पूरा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो सर उस पर ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ जी लिख देता हूं आपके लिए। तो ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी लग रही है यहाँ पर नीचे, तो ये आ जाएगा आपका
y2 कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ रहा है, y2 निकल के आ रहा है u2 साइन थीटा 2t। अब मैं आपको ये फॉर्मूला समझा देता हूं पहले कि मैंने यहाँ पर कैसा क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा है y इक्वल टू, सुना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस वही लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये लिखा y2, ये रहा डिस्टेंस, स्पीड जो y एक्सिस के अबाउट है, एंगल के अपोजिट है तो u2 साइन थीटा 2। टाइम यहां से यहाँ y में पहुंचने में भी कुछ लगा होगा, वही टाइम जो x में पहुंचने में लगा उतना ही टाइम y में पहुंचने में लगा, तो u2 साइन थीटा 2t। अब ग्रेविटी कहां पर है, नीचे, तो क्या लिखना है, देखो ut, ये लिख चुका मैं ut, और ग्रेविटी नीचे, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। फिर भी अगर आपको तकलीफ है, मैं बता चुका हूं, जाइए वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए, वहां एक एक स्टेप बाय सारी चीजें समझाई हुई है। अब ये आ गया y2। अब अगला वाला क्या निकालना है आपको, ऐसा y1 निकालते हैं। तो y1 कैसे निकालेंगे, इसके एंगल के अपोजिट वाला ये वाला कंपोनेंट जो y में होगा वो कितना होगा, u1 साइन थीटा 1। तो क्या आया बताइए, y1 u1 साइन थीटा 1t। ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो क्या लिखा, ut। अब ग्रेविटी नीचे इसलिए माइनस साइन लगा दिया, तो ये हो गया माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आया। अब आप देखो आप कैसे सोचते, सर कोई भी बॉल ऐसे ट्रेवल कर रही है तो 2 पॉइंट मार्क कर लो, एक और ये 2। अब ये x, इसमें भी x और y होंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, इसके भी x हो गए, और यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये लिखना बड़ा मुश्किल वाली बात नहीं थी कि x होता, y होता, फिर x होता, फिर y होता। और इस केस में इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x y थे, वो लिखते कैसे हैं, x में ग्रेविटी का रोल नहीं होता तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और इसमें कैसे लिखते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब प्लस की जगह माइनस लगाएगी, वो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की यहाँ पर डायरेक्शन में। अब आप बताओ, y1 की वैल्यू उठा के y1 में पुट कर दूंगा, और y2 की y2 में, x1 की x1 में, x2 की x2 में। ये हम भी कर सकते थे, समझ सकते थे कि अगर ऐसा आप 2 पॉइंट होते तो उन्हें कैसे यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर y1 की वैल्यू उठा के पुट करी, u1 साइन थीटा 1 ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर माइनस का ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये प्लस कैसे आ गया, सर प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन था, और जब मैं यहाँ पर y2 की वैल्यू को रखने वाला हूं तो माइनस एक अंदर चला जाएगा, और ये माइनस माइनस अंदर वाला आ जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये u1 cos थीटा 1t माइनस u2 cos थीटा 2t, ये मैंने यहाँ पर x वाली वैल्यूज उठा करके रख दी, u1 cos थीटा 1t माइनस u2 cos थीटा 2t। अब यहाँ आप देख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर u1 साइन थीटा 1t माइनस u2 साइन थीटा 2t, u1 cos थीटा 1t माइनस u2 cos थीटा 2t। अब मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आपको उतारना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरीके से। u1 साइन थीटा 1 ये रहा, u2 साइन थीटा 2 ये रहा, u1 cos थीटा 1 ये रहा, u2 cos थीटा 2 ये रहा। t से t को मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब आप नोट करें, ये स्लोप निकल के आया tan थीटा। अब ध्यान से देखना, इनिशियल स्पीड जो थी वो कांस्टेंट था, एंगल कांस्टेंट था, u1 कांस्टेंट है, sin थीटा 1 कांस्टेंट है, u2 कांस्टेंट है, sin थीटा 2 कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड शुरुआत की तो बदलने वाली है नहीं, और एंगल शुरुआत में ही बदलने वाला नहीं, दी ज्यादा इनिशियल एंगल। वही आपका u1 cos थीटा 1, u2 cos थीटा 2, ये सारे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये y निकाला था tan थीटा, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, निकल के आया कांस्टेंट। और अगर स्लोप निकल के आया कांस्टेंट, तो मैंने y2 माइनस y1, जो यहाँ पर y1 माइनस y2 था, उसे इजी करके y मान लिया, और x1 माइनस x2 को मैंने यहाँ पर x मान लिया, कांस्टेंट से आ रहा है, तो ये ऊपर लिख दिया y और ये लिख दिया x। और इस पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखने पर टाइम एलिमिनेट हो गया, मतलब टाइम का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है। अब आप देख सकते हैं y इक्वल टू, ये लिख दिया mx, और y इक्वल टू mx आपको पता है इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एक बॉल के ऊपर बैठकर जब हम दूसरी बॉल को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वो हमें एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखने वाला है। मतलब पहली बॉल से दूसरी बॉल को जब आप देखेंगे तो एकदम आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दिखने वाली है। अब स्ट्रेट लाइन, मेरा यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर सर ऐसी भी हो सकती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ये भी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि ये
कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, या इन सबकी यहाँ पर और क्या कंडीशंस हो सकती है मैथमेटिकली। ये पूरा मैथमेटिकल रूप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पर अगला वीडियो इस पे यहाँ पर लेकर के आऊंगा कि यहाँ पर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या। अभी हम रिलेटिव यहाँ पर लेके आने वाले हैं, और इसी तरीके के फॉर्मेट को हम रिलेटिव से भी समझेंगे, जिससे हम उससे और फास्ट यहाँ पर करना सीखेंगे कि कितनी चीजों को यहाँ बहुत तेजी से एलिमिनेट करके बहुत और फास्टली यहाँ पर आंसर निकाला जा सकता है। बट अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके के फॉर्मेट को बेसिक से समझना था, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके सामने दिया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मिलते हैं।